क्या आप मुझे अकेले में छोड़ देंगे? मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ब्योमकेश खड़ा होकर बोला, मैं आपको आधा घंटे का समय देता हूँ। अपने को आप तैयार कर लें। दरवाजे पर जाकर वह मुड़कर बोला, आपने सिलाई का होल्डर फेंक दिया है न? लिया तो था आपने, क्योंकि वह मुझे सत्यवती की सिलाई टोकरी में नहीं मिला। पता नहीं क्यों आपने उसे सुकुमार के कमरे में क्लोरोफॉर्म के साथ नहीं छोड़ा। शायद जल्दीबाजी में दिमाग से निकाल गया है न? लेकिन यह तो बता, क्लोरोफॉर्म लाया कौन? माखनलाल फणी तब तकिए पर पीछे की तरफ लुढ़क गया था। वह भर्राई आवाज में बोला, आधा घंटे बाद आइए। ब्योमकेश ने कहा, अच्छा। दरवाजा बंद कर दिया। हम नीचे आकर बैठ गए। माखनलाल पुलिस के पास वैसे ही बैठा हुआ था। ब्योमकेश ने नाराज होकर कर्कश आवाज में कहा, फणी को क्लोरोफॉर्म लाकर दिया। माखनलाल ने चौंक कर कहा, मैं कुछ नहीं जानता। सच सच बताओ, अन्यथा मैं तुम्हारा नाम वारंट में लिख दूंगा। माखन फूट फूट कर रोने लगा। सर, ईमानदारी से कहता हूं, मैं इस सब में शामिल नहीं हूं। फणी ने मुझसे कहा था कि उसे नींद नहीं आती। यदि क्लोरोफॉर्म की एक बूंद मिल जाती, इसी से ठीक है। विधु बाबू, आप इसे छोड़ सकते हैं। जैसे ही माखन को छोड़ा, वह भागा। ब्योमकेश ने विधु बाबू से पूछा, क्या वारंट अभी तक नहीं आया? नहीं, पर आता ही होगा। लेकिन वह किसके लिए है? कराली बाबू के हत्यारे के लिए। विधु बाबू भड़क उठे और सिर ऊपर उठाकर बोले, ब्योमकेश बाबू, यह वक्त हंसी मजाक का नहीं है। कमिश्नर साहब, क्या जरा सा आपको मानते हैं? आप मुझ पर रोब गौंठते फिर रहे हैं। यह भी मैंने सह लिया, पर अब मैं आपके यह सिर पैर के मजाक बर्दाश्त नहीं करने वाले हूं। मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। यही सच्चाई है, बिल्कुल स्पष्ट। ध्यान से सुनिए। और ब्योमकेश ने संक्षेप में सारी बातों का ब्यौरा दे दिया। विधु बाबू क्षण भर के लिए आश्चर्य में जड़वत हो गए। फिर चिल्ला उठे, अगर ऐसा है तो आपने उसे छोड़ क्यों रखा है? अगर वह भाग जाए तो? नहीं, वह भागेगा नहीं। वह बेकसूर होने की दलील देगा, और यही हमारी तुरुप चाल है। अदालत में हमारे लिए उसे दोषी ठहराया बहुत मुश्किल होगा, और अदालत में जूरियों को तो आप जानते ही हैं, उन्हें तो दोषी को मुक्त करने का बस एक मौका चाहिए। यह तो मैं भी जानता हूँ, पर विधु बाबू फिर कुछ चिंतन में लग गए। ठीक आधा घंटे बाद हम फणीभूषण के कमरे में गए। विधु बाबू ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और पहले घुसे और आगे जाकर एकाएक रुक गए। फणी पलंग पर लेटा हुआ था। उसका दायां हाथ नीचे झूल रहा था और फर्श पर खून बह रहा था। उसके झूलते हाथ की नब्ज की नाड़ी कटी हुई थी, जिससे खून की बूंदें नीचे गिर रही थीं। ब्योमकेश एक क्षण शरीर को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, मैंने नहीं सोचा था कि वह इस हद तक पहुंच जाएगा। लेकिन उसके पास और उपाय भी क्या था? एक सफेद कागज फणी के सीने पर रखा दिखाई दिया। ब्योमकेश ने उसे उठाकर जोर से पढ़ना शुरू किया। ब्योमकेश बाबू, अलविदा। मैं एक अपंग और व्यर्थ व्यक्ति हूं। मेरे लिए इस संसार में कोई स्थान नहीं है। देखता हूं कि ऊपर भी मुझे स्थान मिलता है या नहीं। मुझे मालूम है कि अदालत में आप मुझे दोषी साबित नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरे लिए अब जीवित रहने का कोई मतलब नहीं रहा। जब पैसा ही नहीं मिलेगा तो मैं जीवित रहकर करूंगा भी क्या? मुझे काका की हत्या करने का कोई पछतावा नहीं है। उन्हें मेरे जरा भी प्यार नहीं था। वह हमेशा मेरे लंगड़ेपन का मजाक बनाकर खिल्ली उड़ाते थे। किंतु मैं सुकुमार दा जरूर अपराधी हूँ और इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ, लेकिन मेरे पास उनके अलावा कोई और व्यक्ति नहीं था जिसके मत्थे यह दोष मढ़ सकूं।
और फिर उनके जेल चले जाने से मेरा एक फायदा और भी होता। यह लाभ मेरे मन में रही उस गुप्त इच्छा से संबंधित था जिसे अपंग होने के कारण मैं कभी जगजाहिर नहीं कर पाया। मैं यह नहीं बताऊंगा कि मुझे क्लोरोफॉर्म कैसे मिला। जो व्यक्ति मेरे लिए लाया था उसे मेरे उद्देश्य की जानकारी नहीं थी, लेकिन बाद में शायद उसे संदेह हो गया हो। आप सचमुच में विचित्र प्राणी हैं। आपने उंगली के उस होल्डर को भी नहीं छोड़ा। आपका कहना सही था, मैं उसे उठाना भूल गया था। यह मुझे याद तब आया जब मैं अपने कमरे में वापस आया। वह अब भी यहीं कहीं गिरा पड़ा होगा। उस रात जब मैंने सुई और होल्डर को सत्यवती की सिलाई टोकरी से चुराया था, उस समय वह रसोई में खाना बना रही थी। आपकी जगह यदि कोई और होता तो पकड़ नहीं पाता, लेकिन फिर भी मैं अपने को आपसे नफरत करने की स्थिति में नहीं ला पा रहा हूं। नमस्कार, अब विदा हूं। बहुत दूर जाना है। भवदीय फणी भूषणकर। व्योमकेश ने विधु बाबू को कागज पकड़ाते हुए कहा, मेरे ख्याल से अब सुकुमार को हिरासत में रखना जायज नहीं है। उसकी बहन को भी खबर कर देनी चाहिए। मेरे ख्याल से वह अभी अपने कमरे में होगी। चलो अजित। लगभग एक सप्ताह बाद हम दोनों एक दिन शाम को अपने कमरे में बैठ चाय पी रहे थे। पिछले कुछ दिनों से व्योमकेश रोजाना दोपहर में कहीं जा रहा था। उसने बताया नहीं और मैंने पूछा भी नहीं। कई बार उसे कुछ गोपनीय केस मिल जाते थे जिनकी गोपनीयता रखने के लिए वह बताना उचित नहीं समझता था। मुझे भी नहीं बताता था। मैंने पूछा, आज भी तुम्हें जाना है? व्योमकेश ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा, हाँ। कुछ रुखेपन से मैंने पूछ लिया, यह कोई नया केस तुमने लिया है? केस? हाँ, लेकिन पूर्णतया गोपनीय है। मैंने विषय बदलते हुए पूछा, सुकुमार की रिहाई का मार्ग अब खुल गया है न? हाँ, उसने जमानत के लिए अर्जी दी है। मैंने कहा, व्योमकेश मुझे ठीक से बताओ, फणी ने हत्या कैसे की? मुझे विस्तार से समझाओ। अब भी मैं गुत्थी को सुलझा नहीं पाया हूँ। व्योमकेश ने चाय के प्याले को मेज पर रखकर कहा, ठीक है, मैं बताता हूँ शुरू से अंत तक सिलसिलेवार। उस दिन मोतीलाल ने कराली बाबू से झगड़ा किया था। शाम को जब सुकुमार को पता चला तो वह कराली बाबू के पास अपनी बात कहने गया था। पर जब कराली बाबू ने उसे अपने कमरे से निकल दिया तो फणी के कमरे में गया और लगभग 7:30 बजे तक वहां रहा। उसने खाना खाया और सिनेमा देखने चला गया। यहां तक तो कोई उलझन नहीं है न? नहीं, रात में 8 से 9 बजे तक सत्यवती रसोई में थी। उस दौरान फणी ने उसके कमरे में घुसकर सुई और उंगली में लगाने वाला होल्डर चुरा लिया। उसने अनुमान लगा लिया था कि कराली बाबू इस बार फिर अपनी वसीयत बदलेंगे, जिसमें इस बार संपत्ति उसको ही मिलने वाली है। उसने फैसला कर लिया कि अब वह उस खूसट को अपनी वसीयत बदलने का अवसर नहीं देगा। फणी के मन में कराली बाबू के लिए नफरत थी। अपंग लोग अपनी कमी को लेकर बहुत भावुक होते हैं। जो लोग उनकी कमियों को लेकर मजाक उड़ाते हैं, उनसे बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। फणी इन्हीं बातों को लेकर उनसे नाराज था और बहुत पहले से उनकी हत्या की योजना बना रहा था। खानसामा के बयान के अनुसार हमें पता लगा कि मोतीलाल रात में लगभग 11:30 बजे घर से बाहर गया। अफीम की पिनक में अक्सर समय का हेर फेर स्वाभाविक है, इसलिए खानसामा निश्चय से कुछ नहीं कह पा रहा था। मेरे अनुमान के अनुसार मोतीलाल ने करीब 11:25 पर घर छोड़ा। उसकी कमजोरी थी। उसने शायद ही कभी रात घर में बिताई थी। मोतीलाल के चले जाने के बाद फणी अपने कमरे से निकला। मोतीलाल का कमरा कराली बाबू के कमरे के ठीक नीचे था। फणी नहीं चाहता था कि शोर या आवाज मोतीलाल को सुनाई दे, इसलिए उसने जाने की प्रतीक्षा की। उसे कराली बाबू को क्लोरोफॉर्म से बेहोश करने में 5 मिनट लगे।
उसके बाद फणी कराली बाबू की गर्दन में सुई को ठीक से नहीं घोंप पाया। सही निशाने के लिए उसे 3 प्रयास करने पड़े। यदि यह काम सुकुमार जैसा मेडिकल छात्र करता तो उसे इतना समय नहीं लगता। उसके बाद फणी दूसरे कमरे में गया और उसने मेज की दराज से कराली बाबू की अंतिम वसीयत निकाली। उसने पढ़कर देखा, उसका अनुमान सही था। वसीयत उसी के नाम थी। इन सब कामों में उसे 10 से 12 मिनट का समय लगा। अब उसके लिए